हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कोवर्जन के बारे में। कोवर्जन से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए, जैसे कि कैपेसिटी टू डू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू डू कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने देखा था सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में कौन कौन व्यक्ति कैपेबल है टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेजर होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। ऐसा पर्सन, ये तीनों हम लोगों ने देखा था, ऐसे पर्सन होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। अगर वो एंटर कर भी जाते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? तो हम लोगों ने देखा था वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वॉइड। यहां तक क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनसाउंड पर्सन के बारे में, अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में। अनसाउंड माइंड पर्सन कौन माना जाता है, ये देखे थे हम लोग सेक्शन 11 में। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, किस किस स्टेज में कोई व्यक्ति साउंड हो रहा है, कौन सा व्यक्ति अनसाउंड हो रहा है। ठीक है, ये देखा था। सेक्शन 13 में देखे थे हम लोग, सेक्शन 13 देखे थे कंसेंट के बारे में। कंसेंट का डेफिनेशन देखे थे, क्या होता है कंसेंट, कब माना जाएगा कि ये कंसेंट है या नहीं है, इसका डेफिनेशन देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने इसे रिलेट किया था आईपीसी से, आईपीसी से रिलेट करके हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्री कंसेंट के बारे में, कब इस कंसेंट को माना जाएगा कि ये फ्री कंसेंट है। कंसेंट मे बी फ्री, और हो सकता है कि वो फ्री कंसेंट नहीं दिया गया हो सकता है वो अंडर प्रेशर में कंसेंट दिया गया हो। तो कब कंसेंट को फ्री माना जाएगा, ये हम लोगों ने देखा था सेक्शन 14 में। ठीक है, सेक्शन 15 जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक था, डेट वाज अबाउट कोवर्जन। कोवर्जन, ठीक है, कोवर्जन के बारे में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 15। ठीक है, बहुत डिटेल में देखा था कोवर्जन को। अब अपना टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसे हम लोगों को बहुत डिटेल में मैनर में देखना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि इसके कई पार्ट्स जो है वो अलग अलग तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं, और इससे प्री और मेंस में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के। 1 2 3 आगे हम लोग देखते जाएंगे इसके पार्ट्स। तो सेक्शन 16 का अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन करता है कैसे। देखिए, पहले हम लोग ये जानते हैं इसके वर्ड्स को, अनड्यू और इन्फ्लुएंस। यहाँ दो वर्ड्स मिलके बन रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब, जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। कोई डांस करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई खाना बना के कुकिंग चैनल है, खाना बना के इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम लोग उनकी एक्टिविटी को देख करके, उनकी बातों को सुन करके इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। उसे क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंसर्स। सेक्शन 16 डिफाइन कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अब ये क्या कहता है? सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा कि वो इंड्यूस किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, जब जब वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, दो पार्टीज के बीच में, देखिए पार्टीज यहाँ है तो मीन्स इट मीन्स टू और मोर पार्टीज कैन बी देयर। यहाँ दो या दो से अधिक पार्टीज हो सकते हैं, और उन दोनों का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, वन ऑफ द पार्टीज इज इन द पोजिशन, उसमें से एक जो पार्टी है वो इस पोजिशन पर है कि वो डोमिनेट करेगी। वो पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है, क्या? दूसरे के विल को। जो दूसरी पार्टी है उसके विल को डोमिनेट कर रही है, उसकी इच्छाओं को डोमिनेट कर ले रही है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। और उस पोजीशन का यूज करके, उस डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके उससे, उस व्यक्ति से, दूसरे वाले पार्टी से अनफेयर एडवांटेज गेन कर रही है। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहली बात तो यहाँ पे एक से अधिक पार्टीज होनी चाहिए, एक से अधिक मेंबर्स होने चाहिए, यानी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, पहला। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि जो उसमें से कोई पार्टी है वो इस पोजीशन पे होनी चाहिए कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो, इस तरह से डोमिनेट करे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी सारी बातों को, उसकी एक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। उस समय उसका माइंड इस तरह से ब्लॉक हो जा रहा है दोस्तों कि वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें सही क्या है और गलत क्या है, सही करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
वो इस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा, उसकी इच्छाएं जो है वो दब जा रही हैं इस सामने वाली पार्टी के डोमिनेशन की वजह से। तो थर्ड पॉइंट क्या है? विल ऑफ द अदर। डोमिनेट कर रहा है किस चीज को? सामने वाले की पोजीशन को, और उस पोजीशन का यूज करके, अब ये फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पोजीशन का यूज करके वो अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहा है। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें कि ऐसी बहुत सारे पार्टीज हम एग्जांपल में आपको दे सकते हैं जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर होते हैं और हमारे विल को, हमारी इच्छाओं को वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन उनका अनफेयर एडवांटेज नहीं गेन करते, वो अनफेयर एडवांटेज नहीं गेन करते। जैसे कि मम्मी पापा, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को डोमिनेट करते हैं। यूजुअली इन इंडिया पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहते हैं बच्चों से, और वही डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। तो क्या वहां पे कोई वो अनफेयर एडवांटेज गेन करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है? मेन पॉइंट यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज गेन करना। अगर आप सारे पॉइंट्स लिखते हैं, ये तीनों पॉइंट्स लिख रहे हैं, और अगर ये फोर्थ पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, तो मीन्स आपका नंबर यहाँ कटना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो अनफेयर एडवांटेज गेन होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट टीचर भी डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को। टीचर जो है वो बच्चे को डोमिनेट कर रहा है, मम्मी पापा बच्चे को डोमिनेट करते हैं, या अगर हम कहें तो हस्बैंड वाइफ को भी डोमिनेट करता है कभी कभी। ऐसा होना नहीं चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ को भी डोमिनेट कर रहा है। भाई बहन को कभी कभी डोमिनेट करता है, या बहन भाई को डोमिनेट करेगा, कोई जो भी सिबलिंग्स में बड़ा है तो डोमिनेट करते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो उसके जो भी एडवांटेज है उसका गेन जो है वो अनफेयरली करे, वो जो गेन है वो अनफेयर हो, एडवांटेज जो है वो अनफेयर हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई जो भी आजकल जो धर्मगुरु हैं, जो धर्मगुरु हैं वो इस लेकिन फिर भी जागरूकता आजकल आ गई है। जो भी बाबा होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, किसी भी धर्म के हो, यहाँ पे किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना मेरी बात नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी धर्मगुरु होते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं, ठीक है, जो कि फ्रॉड होते हैं, उनका क्या होता है कि उन्हें केवल पैसे कमाने हैं, उन्हें अपनी जो भी फ्रॉड है, उनका जो भी संस्थान है, फ्रॉड के जरिए उनको बढ़ाना है। ठीक है, तो अब वो जनरली क्या करते हैं, उनके बहुत सारे, जैसे एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं उनके, ठीक है, ये धर्मगुरु है, फ्रॉड बाबा है। अब इनके बहुत सारे भक्त हैं, इसमें से इन्होंने देखा कि ये 2-4 भक्त जो है ये बहुत अमीर अमीर है, इनके पास काफी जमीन है, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये जो बाबा है ये इन लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी बातों में इस तरीके से डोमिनेट करते हैं इनको। यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है? ये बाबा, जो धर्मगुरु है, ये जो बाबा है यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इन लोगों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो इनके नाम कर देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिससे इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो चली जाती है इन बाबा के नाम। अब अब इन्हें बाद में होश होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया हम लोगों ने, हमारी सारी प्रॉपर्टी बाबा के पास चली गई, अब तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारी पत्नी कैसे रहेगी, या जो भी कैसे रहेगा, परिवार कैसे चलेगा। अब अब ये जाते हैं कोर्ट में कि भाई हमें चाहिए हमारी प्रॉपर्टी वापस। तो ये किसके अंदर माना जाएगा? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं दो या दो से अधिक ज्यादा पार्टीज है, एक बाबा है, सामने वाली कोई पार्टी है, ठीक है, या पार्टीज भी हो सकती हैं। इस तरह पोजीशन पर है ये बाबा कि ये डोमिनेट कर रहे हैं किसके? विल को, सामने वाले की विल को, इच्छाओं को, कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम अपने बच्चों को मेरे गुरुकुल में पढ़ाओ, है ना, या मेरे मदरसे में पढ़ाओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दूसरे की विल को डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद ये इसका अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। इस तरीके से नहीं है कि केवल इन लोग का भला हो। अब किसी की प्रॉपर्टी आप अपने नाम करा ले रहे हैं तो क्या ये एडवांटेज नहीं है? तो क्या है? ये अनफेयर एडवांटेज ही है ना, वो भी केवल आपका, ना कि सामने वाले का। अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर ये कोई बात बाबा कह रहा है तो क्या है वो अंडर इन्फ्लुएंस में ही माना जाएगा।
कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सामने वाला कर भी दे रहा है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं, अच्छे भी हैं, मैं ऐसा नहीं करी वो सारे फ्रॉड ही होते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 16 का सब क्लॉज 1 का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या क्या होना जरूरी है, पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टी को। किस चीज को डोमिनेट कर रही हो, सामने वाली पार्टी की इच्छाओं को डोमिनेट कर रही हो और अनफेयर एडवांटेज गेन कर रही हो, ऑब्टेन कर रही हो इस पोजीशन में होकर के। ठीक है, 16 का सब क्लॉज 2 देखते हैं अब हम लोग कि ये किस बारे में बात करते हैं। सब क्लास 2 कह रहा है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will of other. उस व्यक्ति को तब माना जाएगा कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है जब ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, जब when he holds a real और apparent authority, जब जो व्यक्ति है वो क्या किस तरह का अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, या तो रियल या फिर एपरेंट। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये रियल और एपरेंट अथॉरिटी क्या होता है डिटेल में। उससे पहले आगे देखते हुए चलते हैं, पहले एक बार रीड करते हैं सेक्शंस को, है ना, उसके बाद सारे टॉपिक्स को और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। वो इस पोजीशन पे है कि भले ही वो रियल है या एपरेंट अथॉरिटी की पोजीशन पर है ओवर द अदर, और ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप। अब ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर बी कह रहा है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने सेक्शन 12 में अनसाउंड माइंड पढ़ के आए थे उससे यहाँ डिफरेंट बात कह रहा है। ये अनसाउंड माइंडनेस की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness, mental और bodily distress। वो जो पर्सन की जो मेंटल कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो गई है, किस वजह से, या तो उसके एज की वजह से हो सकता है, मे बी वो छोटा है, या तो हो सकता है वो बहुत बड़ा है एज में, वो बीमार है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा, उसकी मेंटल स्थिति जो है वो टेम्पररी ब्लॉक हो गई है, या फिर कोई उसके प्रॉब्लम मेंटली या बॉडली को समझ नहीं पा रहा है कंडीशंस को। ठीक है, ही इज सम ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांस एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, थर्ड देख रहे हैं, वेयर अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन, वो व्यक्ति इस पोजीशन में है कि वो सामने वाले की विल को डोमिनेट कर रहा है, सामने वाले की विल को डोमिनेट कर रहा है, सामने वाले की इच्छाओं को डोमिनेट कर रहा है कि उसके साथ वो एंटर करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्सेशनेबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट। अब यहाँ पे लाइन ये आ रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई undue influence shall lie upon the person who is in the position to dominate the will of other। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा है किसके ऊपर, जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। लेकिन जनरल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कि आसाराम बापू का आप लोगों ने केस देखा था या सुना होगा, उसमें उन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। कौन, आसाराम बापू, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर था, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके बहुत सारे बच्चियों का रेप किया, या उसके बेटे ने बहुत सारे बच्चों का रेप किया, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी ली। ठीक है, तो ये क्या था, अब इस पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, वो उसी पर्सन पे, किसके ऊपर, आसाराम बापू के ऊपर। उसे प्रूफ करना होगा कि नहीं वो डोमिनेट नहीं किया है। ऐसा होना भी चाहिए सामने वाला पर्सन कि वो लगे कि हाँ वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका दोस्त है, ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब बी कहता है ए मेरा दोस्त है, उसके बहकावे में आकर के मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, अपना घर, अपना खेत, अपना गार्डन सब उसके नाम कर दिया ए के। तो क्या यहाँ पे जो ए है ये तो फ्रेंड है ना केवल उसका, क्या वो इस पोजीशन पे है कि उसको डोमिनेट कर सकता है? हाँ, वो बात अलग है अगर ये फ्रेंड के पास काफी पैसा है, काफी प्रॉपर्टी है, और ये गरीब है, बी गरीब है, इसके पास एक दो घर है केवल, और ये जो ए है इसके पास बहुत सारे बंगलो हैं वगैरह वगैरह,
नौकर चाकर सब कुछ है, फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, इसका दोस्त है। अब यहाँ पे डोमिनेट पोजीशन पे मांग सकते हैं। अगर दोनों के पास ही एक घर है, झोपड़ी जैसा घर है, दोनों के पास ही एक ही नौकरी है, तो क्या यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्या ए इन्फ्लुएंस कर सकता है बी को? हाँ, तब भी कर सकता है, तब भी कर सकता है अगर बी इसके अंदर फॉल करेगा तो। इस 2 सेक्शन 16 के सब क्लास 2 के बी में अगर फॉल करेगा तो बी, कि वो इस स्टेज से चल रहा है कि वो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है इतना, जो या फिर उसकी मेंटल कैपेबिलिटी टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्ट हो चुकी है किसी भी तरह से, या फिर वो बीमार था, या फिर किसी बॉडली या मेंटली डिस्ट्रेस की वजह से, मे बी उसकी एज ज्यादा हो गई है ऐसा करके, है ना, तब भी हो सकता है। अब इसके इलस्ट्रेशंस और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, तो ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। और अच्छे वैसे तो अभी यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होता चल रहा है, इसके आगे भी देखते हुए चलते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशंस कह रहा है ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी, ए जो है उसका जो बेटा है बी, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी इज कमिंग टू ए कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। ए क्या करता है? मिसयूज करता है। देखिए यहाँ पे पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अब ये देखिए, इसलिए इलस्ट्रेशंस पढ़ना भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक क्या समझते हुए हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर ये समझते हुए चल रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अभी तक यही हम लोग समझते हुए चल रहे थे। लेकिन अब इसके इलस्ट्रेशन से क्या क्लियर हुआ? ये कि पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चों को, सन को। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता और हमने इलस्ट्रेशन नहीं किया है इसका, केवल सेक्शन पढ़ के 1 2 3 4 ऐसा पढ़ के चले गए, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू क्या पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या ऐसा ए है बच्चा, बी है उसका फादर, और ए जो है बी को इन्फ्लुएंस कर रहा है या बी ए को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ जाता, तो आप लोग क्या समझते हैं? जब फादर और सन के बीच में तो पेरेंटल इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, तो फिर पेरेंटल इन्फ्लुएंस जैसे कोई एक्सिस्ट करती ही नहीं, तो ये कभी इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ये आप सोच के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेशंस पहले ही पढ़ के रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पेरेंटल इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, तो उसके भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर माना जाएगा। ओके, बी कह रहा है ए अ मैन अनफेबल्ड बाय डिजीज और एज इज induced by B's influence over him as his medical attendant। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग क्या समझा कि मेडिकल अटेंडेंट जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को। मेडिकल अटेंडेंट जो होते हैं वो भी सामने वाले पर्सन को, जो कि पेशेंट है, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई अगर आपको छोटा सा बुखार भी है, ए है मान लीजिए, यहाँ एग्जांपल को हम अच्छे से और समझाते हैं आपको। अगर ए जो है ये भाई पीड़ित है बुखार से, काफी लंबे समय से इसे बुखार आ रहा है, लेकिन उसका बुखार जो है वो नॉर्मल टाइफॉइड ही है। ठीक है, टाइफॉइड मान लेते हैं इसका, ए को टाइफॉइड है और काफी लंबे समय से आ रहा है बुखार। अब ये परेशान है, भाई मेरा बुखार कैसे सही होगा, ऐसे कैसे सही होगा। बी क्या करता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर रहता है अच्छा खासा। बी इस पोजीशन पर है यहाँ पे कि वो ए को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बी इस पोजीशन पर है कि ए को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ही इज मेडिकल प्रैक्टिशनर फर्स्ट। सेकेंड, जो ए है वो लंबे समय से बीमार है, तो मेंटली इसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो समझ पाए कंडीशंस को, क्योंकि वो लंबे समय से बीमार है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मेंटल कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी भी मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो मेंटली कैपेबल नहीं है कि सिचुएशन को समझ सके। अब इस बुखार के लिए ये बी क्या कहता है कि ठीक है, हम आपका जो ये बुखार है ये बहुत ज्यादा जड़ से मजबूत हो चुका है, बुखार ऐसे नहीं जाने वाला है। हाँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, या फिर बहुत ज्यादा पैसा मांग लेता है, बी जो है ए से बहुत ज्यादा पैसा मांग लेता है, 2 लाख 10 लाख रुपए मांग लेता है, भाई 10 लाख मांग लेता है कि भाई आप हमें 10 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी जो बुखार है ना टाइफाइड, यूं यूं सही कर देंगे, चुटकी बजाते ही सही हो जाएगा आपका बुखार। अब ए भाई पीड़ित इंसान, वो परेशान, उसका देखभाल करने वाला कोई है नहीं, उसके घर पे कोई है नहीं, उसकी जॉब छूट जाएगी अगर वो और समय तक बीमार रहा तो अब ए क्या कहता है, ठीक है भाई हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, हमारी बीमारी सही कर दीजिए। अब यहाँ क्या हुआ, ये
जो ए है इस कैपेसिटी में 10 लाख रुपए दे रहा है बी को केवल टाइफाइड का इलाज करने के लिए, वो भी उसको केवल बुखार था, केवल बुखार का इलाज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये अनरीजनेबल सम है, ये अनरीजनेबल सम है यहाँ पे, जो कि अपनी प्रोफेशनल सर्विस को के लिए ले रहा है। ये प्रोफेशनल सर्विस क्या है इसका, क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है। ये 10 लाख रुपए कोई भी टाइफाइड सही करने का नहीं ले सकता, या नॉर्मल कोई बुखार सही करने का नहीं लेगा। तो यहाँ पे बी को क्या माना गया कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया ए के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसके दो इलिस्ट्रेशन से दो चीजें समझ में आया कि पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन टर्म विच अपीयर्स टू बी अनकॉन्सियसनेबल, इट लाइज on B to prove that the contract was not induced by undue influence। अब ये एग्जांपल दे रहा है इस बात का कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, जो कि हमने आपको बताया जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पे मनी लेंडर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है बी, तो इसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, इसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसकी प्रॉपर्टी नहीं ली है, या इसका लोन जो है वो ज्यादा करके या फिर ज्यादा रेट पे नहीं लिया। ये किसके ऊपर लाई करेगा, एक किसका एग्जांपल था, ये बर्डन ऑफ प्रूफ का एग्जांपल था, ठीक है। डी देखते हैं, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। अब द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने अनयूजुअली हाई लिया, बहुत ज्यादा लिया बैंकर ने। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म्स। अब भाई ए को पैसे की जरूरत थी, बहुत पैसे की जरूरत आ गई थी, मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, मार्केट बहुत खराब था, ए को चाहिए था पैसा। अब बी कहता है जो बैंकर रहता है कि भाई हम तो देंगे आपको पैसा, लेकिन हाँ रेट जो है वो बहुत हाई रहेगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई पे देता है। तो एक को जरूरत है तो भाई फिलहाल उसे चाहिए पैसे, उसे घर में कोई बीमार है, शादी पड़ी है या कुछ भी, उसे चाहिए था पैसा, उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। दिस ट्रांजेक्शन इज द ordinary course in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence। ये undue influence नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन से हमें क्लियर ये हो गया कि किस कंडीशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा और किस कंडीशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हम लोगों ने देखे, यहाँ पेरेंटल इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर का इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, मनी लेंडर का इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई बैंक हाई इंटरेस्ट पे लोन दे रही है तो वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि वो जो बैंक वाला पर्सन है ना वो आपके पास नहीं आया था कि आप हमारे से लोन ले लीजिए, हम इतने हाई इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। और आप अगर उस मेंटल कैपेसिटी में थे कि आप समझ रहे हैं, आप उस मेंटल कैपेबिलिटी में है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, फिर भी आप लोन ले रहे हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ऐसे खुले होते हैं जो कि कोई हाई रेट पे देता है, कोई लो रेट पे देता है, जैसे जैसे मार्केट की वैल्यू होती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम गए थे पैसे, हमारी जरूरत थी इस समय, बहुत ज्यादा मेरे घर पे पैसे की कमी थी, हमें इमरजेंसी में चाहिए था पैसा, तो इमरजेंसी में चाहिए था, तो बैंक इसके लिए ये लायबल नहीं होगा कि आप हमारे से ही पैसा लीजिए, बैंक आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा और कब अनड्यू इन्फ्लुएंस को नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक सेक्शंस खत्म हो गए हैं, ठीक है, यहाँ तक सेक्शंस खत्म हो गए। आगे हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस इज व्हेन समवन यूजेस देयर पावर, चाहे वो पावर में हो या अथॉरिटी में भी हो, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर हम देते हैं कि अगर कोई जज है, ये जज है, इनके कोई क्लाइंट आए, इनके कोई क्लाइंट आते हैं, ये एक पार्टी है, दो पार्टी है, ए और बी। जज ये जो बी है या जज है, ये ए से बी से कहते हैं कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे तरफ फैसला कर देंगे, तुम्हारे तरफ फैसला कर देंगे, आप हमें इतने अगर पैसे देंगे तो। या अगर जज नहीं है या कोई पुलिस ऑफिसर है
पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे अगर तुमने हमें इतना पैसे दे दिए। तो क्या है ये, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है तो क्या है? अब उस समय इसको जरूरत थी कि हमें अरेस्ट तो होना नहीं है, हमें चाहे हम इनको पैसे दे देते हैं। तो अथॉरिटी वाला पर्सन भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है अनफेयर वे में। इट कैन आल्सो मीन व्हेन समवन्स चॉइस और डिजायर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर पर्सन। बी का डिजायर नहीं था, बी की चॉइस नहीं थी इसको पैसा देना, बी ने कभी नहीं चाहा था कि ये इसको पैसा दे या पुलिस ऑफिसर को पैसा दे, लेकिन इसकी जो डिजायर है, इसकी जो चॉइस है, वो सब्स्टिट्यूट की जा रही है, हट जा रही है किसके द्वारा? इसके, ये जो पर्सन इन अथॉरिटी और पावर है, इस पर्सन के द्वारा इसकी जो चॉइस है उसको हटा दी जा रही है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है ना? इसलिए इसलिए बी को पे करना पड़ेगा, इसलिए जो बी पे कर रहा है जज को या पुलिस ऑफिसर को, तो इसे माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, द एबिलिटी टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ये पर्सन है, अथॉरिटी वाला पर्सन है, जो पावर वाला पर्सन है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डोमिनेट कर दे रहा है सामने वाले की इच्छाओं पर, इतनी एबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, उसे माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है। फिर अथॉरिटी कैन बी रियल और अपरेंट। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये रियल और अपरेंट क्या होता है? ये रियल, ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज ए में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज रियल एंड अपरेंट, ये किस बारे में बात कर रहा है। द रियल, देयर इज अ रियल अथॉरिटी लाइक पुलिस ऑफिसर, कोई एम्प्लॉयर, ये रियल है, जो सामने से मांग रही है पैसे, सामने से कह रही है कि हम आपको आपके फेवर में ये काम कर देंगे, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है सामने वाले पर्सन को, अपना डोमिनेंस दिखा रही है। पुलिस की वर्दी में अगर कोई आम इंसान है, उसके सामने अगर कोई पुलिस की वर्दी में आके खड़ा हो जाए, तो सामने वाला तो डर ही जाएगा कि भाई भाई ये जो बोले तुरंत पैसे दे दो, इन्हें क्लियर करो इनका मामला, नहीं तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। और लोग जनरली थाने जाने से, पुलिस स्टेशन जाने से डरते ही हैं इंडिया में, कोर्ट जाने से, थाने जाने से डरते हैं। तो उस पुलिस अथॉरिटी, जो पुलिस ऑफिसर है, वो इस अथॉरिटी में है, उस अथॉरिटी में है कि वो सामने वाले की विल को डोमिनेट कर पा रहा है, डोमिनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा? रियल, सामने से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अपरेंट अथॉरिटी इज प्रिटेंडिंग एज अ रियल अथॉरिटी विदाउट इट्स एग्जिस्टेंस। ऐसा माना जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो है नहीं, सामने से एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन उसे माना जा रहा है रियल, कि नहीं नहीं वो तो होंगी ही, वो तो ऐसे होंगी ही। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है भगवान का, गॉड का, ईश्वर का। ठीक है, अगर गॉड है तो हम लोग डर करके, हम लोग बहुत सारे लोग डर करके, भगवान जी हमें कुछ मत करिएगा, तबीयत ठीक कर दीजिए इनका, इनका मेरी बेटी का शादी करा दीजिए, मेरी बहन का शादी करा दीजिए, शादी हो जाए, जॉब लग जाए, तो मैं ये चढ़ाऊंगा आपको, तो मैं यहाँ दर्शन करने जाऊंगा। तो क्या है? ये एक एपरेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, जो कि ऐसा एक्ट हो रहा है यहाँ पे कि एक तरह से रियल अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन रियल अथॉरिटी को मान रहे हैं इसे। बेस्ट एग्जांपल है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जांपल हो, कैसे माना जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है? केस देखते हैं इसका हम लोग, विलियम्स वर्सेस बेली का केस, 1866 का केस। In the past, the scope of doctrine of undue influence extended to overt act. Overt threat जो है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले पहले ये माना जाता था कि जो undue influence है, अगर कोई व्यक्ति किसी को धमका भी रहा है, धमकियां भी दे रहा है, तो वो भी undue influence के अंदर आता था। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकियां भी दे रहा है तो वो भी undue influence के अंदर आ जाता था। लेकिन अब मॉडर्न लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी को ओवर थ्रेट देता है, धमकाता, डराता है, तो उसे नहीं माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में, उसे माना जाएगा ड्यूरेस में। ठीक है, ये ड्यूरेस हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी में या बीएनएस में। ठीक है, अब ये केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट जानते हैं। अ सन फॉर्ज्ड हिज फादर सिग्नेचर ऑन प्रोमिसरी नोट एंड गिव देम टू बैंक। ये थी बैंक भाई। ठीक है, ये थे सन, ये थे फादर। अब ये जो बेटा है वो क्या करता है, एक प्रोमिसरी नोट, मतलब ठीक है कोई बैंक का एक डॉक्यूमेंट है,
जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसके बारे में प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अपने सिलेबस में है ये, ठीक है। ये जो बेटा है ये अपने फादर का जो फॉल्स सिग्नेचर है, गलत सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर करता है और उसे बैंक को दे देता है, ठीक है, बैंक को दे देता है। अब ये जो बैंक रहती है ये क्या करती है, ये फादर से कहती है, ये फादर से कहती है कि हम कुछ नहीं जानते भाई, हम कुछ नहीं जानते, सिग्नेचर आपके नाम का किया गया है तो हमको कर्ज जो हमने दिया है, आपने जो हमसे कर्ज लिया है वो हम आप ही से वसूल करेंगे, फादर से वसूल करेंगे, बैंक फादर से कहता है। सन ने, फादर को पता नहीं था, सन ने बैंक से पैसे उधार ले लिए, फादर का जाली सिग्नेचर करके फादर के नाम पर। अब बैंक क्या कहती है कि हम नहीं जानते कुछ, हम आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। द फादर एग्री टू मेक एन इक्विटेबल मॉर्गेज टू द बैंक। अब फादर क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हम पैसे तो नहीं दे सकते, ये हमारा एक घर है, आप हम इसको आपको मॉर्गेज करा देते हैं, इससे जो भी पैसे आएंगे आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो the father was successful in his action to cancel the agreement and held to be voidable। जब बैंक को दे देते हैं, फादर ने दे दिया कि मेरा घर ले लीजिए, आप इससे अपनी मनी ले लीजिएगा, लेकिन बाद में फादर को ये समझ में आता है कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया था मेरा एक्ट, ना हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ना हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता था, ना हमने डेट लिया बैंक से, तो फिर किस बात का मैं पैसा दूं बैंक को। फादर जाते हैं भाई कोर्ट कि ऐसा है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपके साथ, जो भी हमने आपको ये अपना घर का मॉर्गेज की प्रॉपर्टी जो है, अपने घर ये आपको दे दी है मॉर्गेज प्रॉपर्टी करके के नाम पे, अब वो हम कैंसिल कराना चाहते हैं क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया था, मैं इस कंडीशन में था कि मैं डर गया था, ठीक है। यही माना जाता है इस केस में, सक्सेसफुल होता है फादर का, जो ये प्रॉपर्टी वापस लेने जाते हैं, इनको प्रॉपर्टी इनकी वापस मिल जाती है, और इसे इसको क्या माना जाएगा, ये ऑप्शन ऑफ द पार्टीज पे किया जाए, किसके ऑप्शन पे किया जा रहा है, फादर के ऑप्शन पे किया जा रहा है, तो इसे क्या माना जाएगा, वॉइडेबल। तो हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ से क्या समझा, ये समझ में आया कि अगर अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है, उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है, वॉइड होता है। कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। अब हम लोगों ने देखा था कोवर्जन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोवर्जन में किया जाता है, कोवर्जन के दौरान किया जाता है, उसे क्या माना जाएगा, उसे वॉइडेबल माना जाएगा, वो पार्टी के ऑप्शन पर होता है, उसे वॉइडेबल माना जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया जा रहा है तो उसे भी वॉइडेबल माना जाएगा, नॉट वॉइड, ठीक है। ये और ये याद रखने वाली बात है, इसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अभी इसके आगे भी हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स देखते हुए चलना है कि वो वाइड होगा या वॉइडेबल होगा, तो आपको ये याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों, आपको अभी तक मेरा टॉपिक कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, प्लीज अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों, कोर्स से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप इस अगर पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ओनली फॉर ₹21। थैंक यू वेरी मच।